हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं मोनिश पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर में। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं हिंदी वर्णमाला व हिंदी वर्णमाला की पूरी संपूर्ण क्लास में आपके सामने हिंदी के लेके आया हूं। और मेरा ये हिंदी का पहला वीडियो है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये मेरा हिंदी वर्णमाला का जो वीडियो है वो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। पूरी वर्णमाला में एक एक वाइज एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करते हुए चलूंगा, जिससे आपको कोई भी कहीं भी समस्या नहीं आए। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेट लाइन देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे आदर्श भी हैं और आप आशा करता हूँ आप सभी लोगों के आदर्श होंगे। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। दोस्तों, सही बात है, हमें परिस्थितियों से हर हालत में निपटना होगा, क्योंकि अगर जीवन की बात अगर हम करें तो जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है और जीवन का दूसरा नाम समस्या है। हमारे सामने दोस्तों समस्या आएंगी, हमें समस्या से निपटना होगा, हर परिस्थिति से निपटना होगा, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। ये हमने नहीं, ये एपीजे अब्दुल कलाम का वाक्य है जो हमें अपने ऊपर लाना होगा, अपने ऊपर धारण करना होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आज आप लोगों को हिंदी का वीडियो आपको सामने लेके आया हूँ। और हिंदी वर्णमाला में आज पूरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में जो कुछ प्रश्नोत्तरी भी दी गई है वो भी आप लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला है क्या? तो हिंदी वर्णमाला की डेफिनेशन क्या कहेंगे कि वर्णों के समुदाय को, दोस्तों वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला हम कहते हैं। दोस्तों, पेन और कॉपी लेके बैठना, एक एक कॉन्सेप्ट अपना अपना क्लियर करते चले जाना। मैं पता है मुझे कि आपको कुछ चीज़ें आपको ऐसी होंगी जो आप लोगों को पता होगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं है। उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें, वर्णों के समुदाय को ही हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अगर हम टोटल कुल वर्ड पूछते हैं तो हिंदी वर्णमाला में जो दोस्तों कुल वर्ड होते हैं वो होते हैं आपके 52। तो वर्णों के समुदाय, वर्णों का जो एक समुदाय होता है, जो एक क्रम होता है, जैसे का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा, वैसे ही वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ड होते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। तो यहाँ पर डाउट नहीं होना है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ड हैं वो आपके 52 वर्ड होते हैं। 52 वर्ड में भी आपके किस प्रकार से आप होते हैं, 52 का टोटल कैसे होता है वो देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। इसके अतिरिक्त 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं। इनमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। दोस्तों फिर बोल रहा हूं मैं, 33 मूल व्यंजन है, इसके अतिरिक्त 2 उच्छिष्ट व्यंजन है, अयोगवाह एवं 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन है। इनमें से 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी वर्णमाला में कुल जो टोटल वर्ण मिलते हैं आपको दोस्तों वो 52 मिलते हैं। 33 2 + 2 + 4 + 11 इज इक्वल टू आपका जो होगा वो आपका दोस्तों 52 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 भेद। तो हिंदी वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो नंबर 1 स्वर हो जाएगा दोस्तों आपको, नंबर 2 आपको होगा आपका व्यंजन। स्वर को आप जानते हैं वॉवेल्स बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। अब बात डेफिनेशन आती है कि स्वर हम किसको कहेंगे, वॉवेल हम किसको कहते हैं दोस्तों? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो उन्हें हम स्वर कहेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से। स्वर की डेफिनेशन सीधी सीधी आप याद रखें कि हमें किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहिए, हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। तो अगर हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं तो हम वॉवेल कहलाएंगे, अर्थात हम स्वर कहलाएंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम स्वर कहते हैं, उन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी हुई स्वर की डेफिनेशन। अब ये भी है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो कभी कभी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है स्वरों की संख्या, तो आप लोग एकदम गड़बड़ करके चले जाते हैं। तो याद रखना, जो स्वरों की संख्या मानी गई है, स्वरों की जो संख्या होती है वो दोस्तों 11 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। कौन कौन से वो स्वर हैं वो ये भी मैं आपको बता दूं। आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ और रा।
ये आपके 11 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कुल अगर वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो आपकी 52 होगी, लेकिन अगर वहीं पर हम स्वरों की संख्या पूछते हैं तो टोटल आपकी 11 होती है। और अब देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपके में काफी पूछे जाते हैं पेपर में कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों स्वर जैसे पेपर में अगर पूछा गया स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आप दो बताएंगे कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका हो जाता है ह्रस्व स्वर और नंबर दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। अच्छा, वैसे अगर लिखित में देखा जाए तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका ह्रस्व स्वर होता है, नंबर दूसरा दीर्घ स्वर, और नंबर तीसरा जो होता है वो हम कर देते हैं प्लत स्वर। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, दीर्घ स्वर कौन होते हैं और प्लत स्वर कौन होते हैं वो देखते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर। तो इस ह्रस्व स्वर में छोटा आ और छोटी ई और ऊ और रा, ये आपके ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें, दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ओ और औ, और प्लत स्वर में ये ओम और राम। कुल मिला के यूं कहें ह्रस्व स्वर में देखिए हमने दोस्तों आपको बताया कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और नंबर दूसरा दीर्घ स्वर, नंबर तीसरा प्लत। आप प्लुत को नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे स्वर 2 प्रकार के। जिन वर्णों में हमें बहुत कम समय लगता हो, जैसे हमने कहा आ, हमें बहुत कम समय लग रहा, ई छोटी ई, छोटा ऊ, रा, हम इनको कम समय लग रहा, तो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 4, और दीर्घ स्वर की संख्या होती है आ ई उ ए ओ औ। यहाँ पर ये लिखे हुए प्लस स्वर ओम और राम। हमको अगर कम समय लगता है हम उसको ह्रस्व स्वर कहेंगे, थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, थोड़ा सा दीर्घ समय लगता है, आ हमने कहा आ थोड़ा समय लग रहा, ई थोड़ा सा समय लग रहा है, इसमें भी ऊ इसमें बड़ा लगा, यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में जो समय लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है, उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। प्लस स्वर में बहुत ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, राम बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, उसको बोलते हैं हम उसको बोलते हैं प्लस स्वर। तो स्वर दोस्तों ये देखा आपने कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर दूसरा दीर्घ और नंबर तीसरा प्लुत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखते हैं व्यंजन। अब स्वर की बात तो खत्म हो गई, स्वर आपने सीखा कि स्वर हम किसको कहते हैं, स्वर कितने होते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। ये आपकी व्यंजन की होगी डेफिनेशन, अर्थात स्वर जो थे दोस्तों वो तो निर्भर थे, आत्मनिर्भर थे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपने आप स्वयं सक्षम थे, वो बोले जा सकते थे। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। संख्या इनकी कितनी होती है, टोटल व्यंजन की अगर हम बात करें तो टोटल व्यंजन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल टोटल 52 वर्ण, उसमें भी हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजनों की संख्या मानी गई है वो 33 अर्थात 33 मानी गई है। उसके अलावा 2 उच्छिप्त व्यंजन थे, 2 अयोगवा थे, 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन थे और 11 मूल स्वर थे। ऐसे टोटल जो इक्वल होता था आपका वो आपका 52 होता था। तो स्वर आत्मनिर्भर थे। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करें दोस्तों, तो व्यंजन आत्मनिर्भर नहीं है। नरेंद्र मोदी चला रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो स्वर तो आत्मनिर्भर बन चुका, व्यंजन आत्मनिर्भर नहीं बना। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। मतलब व्यंजन जो बनेंगे या जो व्यंजन बनेंगे वो स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे, उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ूंगा मैं। व्यंजनों की जो संख्या होती है वो आपकी 33 होती है, अर्थात आपकी 33 होती है। ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है व्यंजनों की संख्या 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को हमने बांटा, कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन। देखिए आप उच्चारण के आधार पर करते हैं। देखो दोस्तों याद रखना कि जब कभी भी आपका एग्जाम हो और ये ऐसे प्रश्न आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो अपने मुंह को चला लेना थोड़ा सा। अगर आप अपने वर्णों को मुंह से चलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा कंठ व्यंजन है, कौन सा तालव्य, कौन सा मूर्धन्य से बोला जाता, कौन सी दांतों के द्वारा दंत से बोला जाता, कौन ओष्ठ के द्वारा बोला जाता। तो अगर हम अब यहाँ पर देखें स्पर्श व्यंजन की, दोस्तों पहले बात करें कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न पूछा जाता। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो आपकी 25 होती है, 25 होती है। कैसे 25 होती है, कंठ व्यंजन में 5 आपके का, खा, गा, घा, इंगा। तालव्य व्यंजन की 5 संख्या चा, छा, झा, झा, व, शा। 1 2 3 4 5, ये सा आप नहीं जोड़ेंगे और या आप नहीं जोड़ेंगे। मूर्धन्य व्यंजन में टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा, ये सा नहीं जोड़ेंगे। दंत व्यंजन में ता, था, दा, धा, ना। और ओष्ठ व्यंजन में पा, फा, बा, भा,
मा। तो ये आपके हो गए कंठ व्यंजन। यानी कि कचट तप, आपने ये देखा होगा कचट तप, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। तो स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या 5 थे। 5 में 5 5 वर्ड आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 है। अर्थात दोस्तों, एक मिनट, अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 5 को हमने बांटा था कचट तप में, अर्थात पचम 25, 5 गुणा 5 इक्वल हो गया आपका 25 है। तो स्पर्श व्यंजनों की दोस्तों जो संख्या होती है 25 होती है। ये आपके ऊष्म व्यंजन है तो इनको हमने छोड़ दिया इसीलिए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर कोई पूछता है दोस्तों तो कितनी होती है, 25 अर्थात 25 होती है। कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो कंठ व्यंजन आपके का, ये देखो कंठ से आवाज निकलती है, का ख ग घ इंगा, तो इनको कंठ व्यंजन बोलते हैं। तालव्य व्यंजन जो तालु से बोले जाते हैं, चा छा झा झा वा सा या, ये आपके तालव्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो टा ठा ढा ढा ड़ा सा, ये मूर्धन्य व्यंजन होते। दंत व्यंजन ता, दांतों की सहायता से, था दा धा ना, ये आपके दंत व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन प प ब भ म, ये आपके ओष्ठ व्यंजन होते हैं, अगर ओंठ की सहायता से बोले जाते हैं। ये आपके ओष्ठ व्यंजन हो गए, पा फा बा। तो आप जब एग्जाम देने जाए तो इसको अपने मुंह को थोड़ा सा चला लें। अच्छा, मुंह को जब थोड़ा सा चलाएंगे तो इसमें जो जितने भी आपके जो ध्वनि निकल रही है आपको वो समझ में आएगी आपको कि कौन सा हमारा कंठ से निकल रहा, कौन सा मूर्धन्य से निकल रहा, कौन सा तालव्य से निकल रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों। ह्रस्व स्वर मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों, ह्रस्व स्वर आ ई उ और रा, मूल स्वर आ ई उ और रा। देखिए ह्रस्व स्वर भी आ ई उ और रा, नोट कर लें दोस्तों। ह्रस्व स्वर आ ई उ और रा, मूल स्वर आ ई उ और रा। लेकिन दीर्घ स्वर आपके मैंने बता दिए थे आपको। आगत स्वर ध्यान रखना, आगत स्वर में आ जाता है आपका आ, आगत स्वर में आ। अग्र स्वर में ई, बड़ी ई, ए और ए, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ, यानी कि अग्र स्वर में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ए और दीर्घ ए। मध्य स्वर की अगर हम बात करें दोस्तों तो मध्य स्वर पूछ दिया जाता है कि मध्य स्वर कौन सा है, तो मध्य स्वर की बात कर हम करें तो मध्य स्वर इसका आ होगा। और पश्च स्वर की अगर हम बात करते हैं तो आ उ ओ औ और आ, ये आपके पश्च स्वर हैं। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपके थे व्यंजन। तो व्यंजन से पहले आपको जो पूछा था कि स्वर क्या होता, तो स्वर के बारे में बताया मैंने। अब अंतस्थ व्यंजन की बात कर लें दोस्तों, ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती। अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं वो अलग मैटर है, संख्या पहले देखेंगे। तो दोस्तों नोट कर लेना, जो अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो आपकी 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी आपकी 4 होती है। आगत व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी होती है, 2 होती है, जा और बा, जा और फा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज थी, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 और आगत व्यंजनों की संख्या भी दोस्तों 2 होती है, यानी कि 4 4 4 और 2, अंतस्थ ऊष्म संयुक्त और आगत, क्रम से याद करेंगे दोस्तों। अब अंतस्थ व्यंजनों में, अंतस्थ व्यंजनों जो 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, यर लव के नाम से याद रखेंगे, यर और लव, यर और लव, यार के साथ लव, यर लव, या रा ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म का मतलब हम कह सकते हैं गर्म बोल सकते हैं यहाँ पर, ऊष्म मतलब गर्म। और आप जब किसी भी गर्म चीज को छूते हैं तो एकदम सी आवाज निकलती है, मुंह से सी निकलती है। तो सीधी सी बात है कि सा 3 प्रकार के जो सा है यहाँ पर वो ही आपके ऊष्म व्यंजन होंगे, और हा ही आपका ऊष्म व्यंजन है। तो मतलब हा, एकदम आप डरते हैं और हा भी कभी कभी मुंह से निकालते हैं, तो सा और हा। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 है, छा त्रा ज्ञा और रा। तो छे त्रज्ञा लास्ट के जो होते हैं संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं वो आपको बताऊंगा कि छा कैसे बनता है, त्रा कैसे बनता, ज्ञा कैसे बनता। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों छा त्रा ज्ञा और रा, यानी कि 4 है। आगत व्यंजनों की संख्या, आगत व्यंजन जो है आपके वो 2 है, जा और फा, ये आपके हैं आगत व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर कितने होते हैं, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्धस्वरों की संख्या 2 होती है, या और वा। अच्छा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन भी हैं, यरलब मैंने बताया हुआ था,
तो अर्ध स्वर की संख्या भी आपकी या और बा। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत ट्रेंडिंग में रहा ये प्रश्न आपका कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसको कहते हैं। तो लुंठित व्यंजन जो है आपके वो आपका रा है, और पार्श्विक जो पार्श्विक व्यंजन है ये आपका ला है। ये भी बहुत ट्रेंड में रहा, ध्यान रखना, पार्श्विक जो व्यंजन है वो आपका ला है। नासिक के व्यंजन ड़ा, ड़ा, जा, ड़ा, ना, मा, ये आपके नासिक व्यंजन है। और सर्वयांतरी व्यंजन जो है वो आपका हा है, ये भी आपका ट्रेंड में चल रहा है। सर्वयांतरी व्यंजन ये आपका हा है, और पार्श्विक व्यंजन ये आपका ला है। लुंठित व्यंजन ये आपका रा है। व्यंजनों की संख्या टोटल 41, व्यंजनों की संख्या टोटल 41, स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 27, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर काम कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। नोट यहाँ पर मैंने लिख दिया, लुंठित व्यंजन कहलाता है। रा क्या कहलाता है दोस्तों, पेपर में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न कि रा क्या कहलाता है। तो दोस्तों रा जो होता है आपका वो लुंठित व्यंजन, मैंने बताया यहाँ पर लुंठित व्यंजन कहलाता है। और ला को पार्श्विक, इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है। ला के पार्श्विक मतलब हो गया इसके उच्चारण में जो वायु होती है वो जीभ के बिल्कुल पास से निकलती है। ला बोल के देखिए आप, ला, तो इसमें जो वायु होती है वो बिल्कुल जीभ के पास से निकलेगी। तो रा लुंठित व्यंजन, ला आपका हो गया पार्श्विक। चलिए वर्ड की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर वर्ड क्या है, मैंने बताया ना, अंतस्थ यरलव होता है, या रा लावा, और ऊस में सा और हा। आगत मैंने बताया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आगत जा और फा, आगत जा और फा। देखिए स्वर की संख्या 41, व्यंजन की संख्या टोटल 41, तो 11 और 41 मिलकर दोस्तों 52 होती है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्वर की संख्या 11 यानी कि 11, और व्यंजन की संख्या 41। तो 11 और 41 को जब हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 2, 4 और 1 5, तो यहाँ पर टोटल हिंदी वर्णमाला में जो वर्ड होते हैं वो आपके होते हैं 52, यानी कि 5 और 2। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में देखियो, यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना। अब व्यंजनों की संख्या 41, लेकिन अगर मूल व्यंजन की अगर बात मानी जाए तो मूल व्यंजन आपके हो गए, आपके 33 मूल व्यंजन है। अतिरिक्त जो जुड़कर आते हैं, देखो 33 के बाद में यहाँ पर दोस्तों 33, और 33 के बाद में 2 और 2 4, और 4 8, 8 11 और 8, ये तो 33 मूल व्यंजन। और इसके अतिरिक्त, एक मिनट दोस्तों, चलिए यहां पर देखेंगे 33 मूल व्यंजन थे, लेकिन अतिरिक्त आपने व्यंजन हमने बता दिए 2 उच्छिष्ट, 2 अयोगवा, 4 संयुक्ताक्षर और 11 मूल स्वरों को मिला देने पर तब 52 होता है टोटल। वर्ण की परिभाषा दोस्तों, वर्ण क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्ण की अगर हम बात करें, वह छोटी से छोटी, सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना दोस्तों, वर्ण की मैंने बात की है सिर्फ कि वर्ण किसको कहते हैं। विराम का अर्थ, विराम का अर्थ दोस्तों ठहराव होता है। आप छोटे होंगे या तो सुलेख बहुत लिखी होंगी आप लोगों ने, तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता दूं आपको, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या दोस्तों बताई गई है, नोट कर लो इसको दोस्तों, पेन कॉपी उठा के नोट भी करते चले। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या जो बताई गई है दोस्तों वो 20 बताई गई है। ठीक है, हाँ। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो याद रखना त्रुटि विराम, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हंस पद जो होता है किस विराम का एक और नाम है, ध्यान रखना त्रुटि विराम का है। ठीक है दोस्तों, हाँ आगे बढ़ते हैं जी आगे बढ़ते हैं। वर्ड की परिभाषा, तो वर्ड की परिभाषा मैंने आपको बताई, वह छोटी सी सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते अगर हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा वर्ड, क्या होगा, वर्ड। सबसे छोटी से छोटी, सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते उसको हम वर्ड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मिक्स्ड कॉन्सोनेंट की, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। हमने संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या बताई थी वो 4 बताई, छ, त्रा, ज्ञ और रा, टोटल 4। तो वैसे तो जहां भी इसकी डेफिनेशन, वैसे तो जहां भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 3 को गिनाया गया है, ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अपना कंफ्यूजन दूर करेंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन कितने होते, 3 होते, ना कि 4।
संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3। लेकिन अगर देवनागरी लिपि भी हम मिला दें तो देवनागरी लिपि में आपका रा को जोड़ा गया है। वैसे मूलतः देखा जाए तो कितने होंगे? 3। तो दोस्तों हमें इस डेफिनेशन को नहीं देखना है, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा याद रखेंगे ये दो व्यंजनों से मिलकर बने बने होते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर, उनको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड कॉन्सोनेंट कहेंगे, अर्थात हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। देखते हैं, मैंने आपको बताया वैसे होते 3 है, लेकिन देवनागरी लिपि में भी अगर इसको जोड़ दें तो इसमें रा हो जाता है, यानी कि टोटल 4। तो छा की बात अगर हम करें तो छा किस किस से मिलकर बनता है? पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो का और सा दो अक्षरों से मिलकर, दो व्यंजनों से मिलकर छा बनता है। ज्ञा की बात करें, जा और वा से मिलकर बनता है आपका, जा और वा से मिलकर आपका बनता है जैसे ज्ञान, ठीक है, ठीक है, जैसे अक्षर। तो ये का और सा से। त्रा किस किस से मिलकर बनता? ता और रा से मिलकर बनता है आपका, ता और रा से मिलकर बनता है त्रा। और जैसे नक्षत्र, जैसे एक मिनट दोस्तों, जैसे नक्षत्र, तो त्रा बनता है तारा से। तो दोस्तों मैंने बताया छा किससे मिलकर बनेगा? का और सा से मिलकर बनेगा। ज्ञा किससे मिलकर बनेगा? जा और वा से मिलकर बनेगा। त्रा किससे मिलकर बनता है? ता और रा से मिलकर बनता है। अच्छा, स्रा मैंने बताया था जो देवनागरी लिपि में आता है। स्रा किससे मिलकर बनता है दोस्तों? यहाँ पर लिखूंगा मैं। स्रा की अगर हम बात करें तो ये रहा आपका सा और ये रहा आपका प्लस रा। तो स्रा जो बनेगा आपका वो सा से बनेगा और रा, यानी कि ये रहा आपका सा और ये रा। तो सा और रा से मिलकर आपका बनता है रा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हम अयोगवाह किसको कहते हैं। तो अंग और आहा अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वर, अंग, विसर्ग, आहा। तो दोस्तों अंग और आहा, तो अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? तो अयोगवाह वर्ण की बात अगर पूछ दे कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो दोस्तों अयोगवाह की जो टोटल संख्या होती है, अयोगवाह की संख्या टोटल 2 है, अंग और आहा। अंग को बोलते हैं हम अनुस्वर। ये जो अंग में आप ऊपर बिंदी से रखते हैं, डॉट सा रखते हैं छोटा सा, इसको बोलते हैं अनुस्वर। और आहा में जो आप दो विसर्ग रखते हैं, दो डॉटेड होती हैं, इसको बोलते हैं, ये आप दो को देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम विसर्ग। तो अनुस्वर, अंग और विसर्ग आपका आहा। अनुस्वर क्या होता? स्वर के बाद बोले जाने वाला हलंत अर्धध्वनि अनुस्वर कहलाता है। जैसे अगर हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहें प्रपंच, प्रपंच आप जब लिखेंगे ना तो आप ऊपर क्या इसमें डॉटेड रखेंगे, एक हलंत रखेंगे, उसी को हम बोलते हैं अनुस्वर। जैसे एक और एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को, कंठ बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? कंठ। तो यहाँ पर प्रपंच हो गया आपका, कंठ हो गया आपका, अंत हो गया आपका, ये सभी आपके अनुस्वर कहलाते हैं, अनुस्वर कहलाते हैं। तो हलंत लगता है ऊपर। विसर्ग किसको बोलते हैं? अनुस्वर। स्वर के बाद बोले जाने वाला हलंत अर्धध्वनि अनुस्वर कहलाता है, प्रपंच है, कंठ है। विसर्ग किसको बोलते हैं दोस्तों? विसर्ग। महाप्राण सूचक एक स्वर है, जैसे प्रातः, अतः, संभवतः, तो ये आपके विसर्ग हो जाते हैं। मतलब इसमें लास्ट में देखेंगे आप प्रातः में दो डॉटेड लग रही हैं, अतः, संभवतः, तो ये आपके विसर्ग हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये और बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में कि सम्रत और विभ्रत स्वर क्या होता है। तो सम्रत स्वर के बारे में बात करें, आपका मुंह बहुत कम खुले, ध्यान देना, ट्रिक के माध्यम से यहां देखेंगे। सम्रत स्वर के उच्चारण में मुख सकरा हो जाता है। अगर आपका मुंह जो है ना ये बिल्कुल कम खुले तो सम्रत स्वर होते कितने? अब तो पहले प्रश्न यही पूछा जाता है दोस्तों। तो नोट कर लेना, सम्रत स्वरों की जो संख्या होती है वो आपकी 4 होती है। ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, यानी कि ई, उ और उ, ये सम्रत स्वर है। तो यहाँ पर देखेंगे मुख आपका जो है वो सकरा होगा। देखो कैसे, ई, मुंह ज्यादा खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। ई, उ, यानी कि आप बिना मुंह खोले हुए इन शब्दों को बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं सम्रत स्वर। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि सम्रत स्वर। तो सम्रत स्वर दोस्तों कितने होते हैं? 4 होते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हम आपका कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न देखेंगे और आपको उत्तर अवश्य देंगे। तो सम्रत स्वर के उच्चारण में मुख सकरा होगा। अब बात करते हैं अर्ध सम्रत स्वर की। यहाँ पर सम्रत स्वर में, अब अर्ध सम्रत में क्या होगा? इसमें मुख खुलेगा लेकिन थोड़ा सा कम खुलेगा। पहले वाले में सम्रत में खुलता था लेकिन बहुत कम, अब खुलेगा लेकिन सम्रत स्वर से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। तो इसकी डेफिनेशन दोस्तों हुई कि अर्ध सम्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा कम सकरा होता है। उसमें सकरा होता था बहुत कम, इसमें सकरा होगा कम। तो ये संख्या में 2 होते हैं। तो सम्रत स्वरों की संख्या मैंने आपको दोस्तों बताई थी 4 और अर्ध सम्रत स्वर की संख्या बताई मैंने आपको 2, ए और ओ। बोल के देखिए दोस्तों मुंह से ए, आप देखेंगे अपने आप मुंह ऑटोमेटिक थोड़ा सा ज्यादा खुल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो रहा।
ओ बोलेंगे तब भी आप ज़्यादा ओपन हो रहा, तो इसको बोलते हैं अर्धसमृत। अब बात करते हैं विब्रस्वर की। तो विब्रस्वर कितने होते हैं? विब्रस्वर के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुला होता है, ये संख्या में 2 होते हैं, ये संख्या में 2 होते हैं। आपने देखा होगा जब एक माँ अपने बच्चे को दवा पिला रही होती है तो बोलती है आ करो बेटा आ, तो बच्चा सीधा सीधा मुंह खोल देता है। तो यानी कि विब्रस्वर, विब्रस्वर का मतलब सीधा सीधा उसका जो मुख होता है वो पूरा का पूरा खुला होना। अच्छा, मुख पूरा खुला होगा, ये संख्या में कितने होते हैं? 2। जैसे आ की बात करें तो पूरा मुंह खुलेगा आ, अनुस्वर ये या विसर्ग वाला आ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देखेंगे आ और आ, तो ये दोनों चीजें हैं। तो आपने 3 पढ़े, आपने एक तो आपने पढ़ा अर्ध, एक आपने पढ़ा कौन सा, एक सब्रत स्वर। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर देखते हैं, सब्रत स्वर की संख्या टोटल 4 है। मुंह खुलेगा लेकिन बहुत कम खुलेगा, मुख सकरा होगा यहाँ पर। अर्ध समृत स्वरों की संख्या जो होती है वो दोस्तों 2 होती, ए और ओ मुंह ओपन होगा, समृत से थोड़ा ज्यादा। विव्रत की अगर हम लेकिन बात करते हैं, विव्रत में बहुत ज्यादा मुंह खुलेगा, जैसे आ और आ, तो इनमें मुंह पूरा का पूरा खुला होता है। ये संख्या में कितने होते हैं? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सा ध्वनि कैसी है? सा बोल के देखो दोस्तों, ध्वनि यहाँ पर एक प्रश्न है, हिंदी की सा ध्वनि कैसी है? तो ये अघोष है, महाप्राण के रूप में जाना जाता है सा, तो ये तालब्य है सा। तो जो सीटी वाला सा बोलते हैं हम लोग आमतौर पर कि सीटी वाला सा, तो सीटी वाला सा मत बोलना, तालब्य सा बोलना आज से, तालब्य सा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, देखते हैं हिंदी में यहाँ पर कुछ प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें थी वो आपको समझ में आई होंगी। कंठ का मतलब दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आती, वो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, उसके बाद में आगे प्रश्नों की ओर बढ़ूंगा। कंठ की बात अगर हम करें तो उच्चारण स्थान जो होगा वो उसका कंठ होता है। अगर हम दोस्तों बात करें तालब की, तो तालु, तालब का मतलब दोस्तों तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। आप दोस्तों आप जब भी वीडियो देखें आपने आप मुंह को सेंटर बनाए, तालब, तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों तालब। दोस्तों मूर्धन्य में बहुत से लड़के नहीं जानते हैं दोस्तों, नहीं जानते कि मूर्धन्य क्या होता है। मूर्धा, मूर्धन्य का मतलब होता है मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीजें मैंने आपको बताई। कंठ का मतलब तो कंठ ही हो जाएगा, सिंपल था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तालब की बात अगर हम करें तो तालब में तालु को पकड़ लें आप, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग जो होगा वो तो तालब है, और मूर्धा, मूर्धा का मतलब मुख के भीतर की छत का अगला भाग, वो आपका मूर्धन होगा। दंत किसको बोलते हैं? दंत ऊपरी दांतों के निकट से, तो जो ऊपरी दांतों के निकट से उच्चारण स्थान बोला जाए तो उसको हम बोलते हैं दंत बोलते हैं। जैसे अघोष अल्पप्राण में ता, अघोष महाप्राण में था, संघोष और सघोष में वो भी बताऊंगा आपको। ओष्ठ में, ओष्ठ तो सिंपल है, जानते होंगे आप, ओष्ठ का मतलब हो जाता है दोनों ओठों से, दोनों पा, ठीक है, फा, फा, वा, ये आप देख रहे होंगे। इन वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे ना तो ओष्ठ से बोलेंगे आप, ओठों से सीधा सीधा बोलेंगे। तालब की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो तालब का मतलब तो सीधा सीधा तालु हो जाता है, मुंह की भीतर का छत का अगला भाग। अब आगे देखते हैं अगला, एक वत्स्य और होता है, वत्स्य और होता है, ये दांत प्लस मसूड़ा, दंत मूल से, जैसे सा बोल के देखे आप, सा तो दांत भी बोल रहा, मसूड़ा भी लग रहा है इसमें, मसूड़े का भी प्रयोग हो रहा है दंत मूल से, सा रा ला, तो इनमें ये इसको बोलते हैं वत्स्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वत्स्र बोलते हैं। दंतोष्ठ क्या बोलते हैं? देखो दंत चीज अलग थी, दंत में ऊपरी दांतों के निकट से, जैसे ता, था, दा, ये दंत थे। दंतोष्ठ ऊपर के दांत और निचला ओंठ, यानी कि दंतोष्ठ। देखो दंत प्लस ओष्ठ, यानी कि वाह बोलो, वाह, तो ऊपर के दांत वाह, ऊपर के दांत चलेंगे वाह वाह, प्लस निचला ओंठ वाह, यानी कि निचले ओंठ का भी प्रयोग होता है दंतोष्ठ में। मूर्धन्य में क्या होता है? देखिए मूर्धन्य में मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग मूर्धन्य था। स्वर श्वंग यंत्री का होता है स्वर यंत्र, कंठ के भीतर स्थिति, जैसे हा, हा, ध्यान रखना दोस्तों, मैं हा की बात कर रहा हूं यहाँ पर। स्वर यंत्री, स्वर यंत्र, कंठ के भीतर की स्थिति क्या होती है? आप कभी भी हा बोल के देखना, हा, हाँ, तो ये लग रहा है कि हाँ बहुत भीतर से बोला जा रहा है, स्वर यंत्र, कंठ के भीतर की स्थिति दोस्तों। उत्क्षिप्त क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए। दोस्तों ध्यान देना, मैंने आपको बताया था, आपको उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो मैंने आपको बताई थी। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने बताए थे मैंने? 2 बताए थे। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन होते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे है, जैसे ड़ा, ड़ा, तो यानी कि जीव, जिनके उच्चारण में जीव ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में झटके के साथ में नीचे को आ रही है। आप बोल के देखें दोस्तों, प्रयास करें मुंह से बोलने का, डा, डा बोले आप, जिनके जीव ऊपर उठी, झटके के साथ में नीचे आई, डा, ऊपर उठी फिर नीचे आई, तो इनको बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि कंठ क्या होता है दोस्तों।
तालव्य क्या होता, आपको तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ तालव्य वर्ष दंतोष्ठ मूर्धन्य। आपको समझ में ना आया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं अब उत्तर देने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। चलिए कुछ देखते हैं इसमें प्रश्न। हिंदी में कुल कितने व्यंजन है? तो दोस्तों हिंदी में कुल कितने व्यंजन है? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा आपका 33 हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या जो है दोस्तों वो 33 है। दूसरा प्रश्न, या कैसा व्यंजन है? तो मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये या, यर, या, रा, लव, यार वाला लव, तो यर लव। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 4, या भी उसके अंतर्गत आ जाता है। इसका सही उत्तर होगा आपका दूसरा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका ये रहा, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? स्पर्श वर्णों की संख्या मैंने आपको बताई थी, का, चा, टा, ता और पा, यानी कि कचट तप। और कचट तप में 5 वर्ड हमने लिए, सासा को छोड़ दिया था, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म सा सा, आप जलते हैं मैंने बताया था, सा बोलते हैं, गर्म बोलते हैं, तो वो सा। तो स्पर्श वर्ड कितने होते हैं? 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 बराबर 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो दोस्तों थी वो कितनी है आपकी दोस्तों यहाँ पर 25। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपका ये है, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दोस्तों उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सिंपल था। कितने बताए थे दोस्तों संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो मैंने बताई थी वो दोस्तों मैंने आपको 3 बताई थी। देवनागरी लिपि के अनुसार अगर हम बात करें तो 4 बताई थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता हो उसको क्या कहते हैं? मैंने कहा था आत्मनिर्भर कौन है? आत्मनिर्भर तो अपना स्वर है, वोबल्स तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका स्वर। चलिए बढ़ते हैं आगे। छा कैसा व्यंजन है? तो अभी मैंने बताया था छा कैसा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। जो 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बने उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो उसको ये छा कैसा हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना बोले जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न दोस्तों। जो यहाँ पर देखेंगे, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते, आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते, उनको दोस्तों अयोगवाह बोलते हैं। अच्छा प्रश्न था, बहुत पूछा जाता है, 10 में प्रश्न रहता है अयोगवाह। तो दोस्तों अयोगवाह की डेफिनेशन ध्यान रखना, अयोगवाह की संख्या बताओ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा दोस्तों कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अयोगवाह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। उष्ण वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? उष्ण वर्णों की संख्या, तो उष्ण वर्णों की संख्या दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है? उष्ण वर्णों की संख्या आपकी 4 होती है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए दोस्तों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में उत्तर देना आप, स्वरों कितने प्रकार के होते हैं। सब्सक्राइब, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, बेल आइकॉन भी दबा देना, लिख दिया है देखो सब्सक्राइब। चैनल का नाम है वीक लर्नर। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। लाइक या ना लाइक या शेयर करना या ना करना आपकी मर्जी, कोई प्रेशर वाला दोस्तों काम नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होगी? तो दोस्तों याद रखना, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है दोस्तों वो वर्ड मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? वर्ड मानी जाती है। तो ये रहे आपके कुछ प्रश्न, तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो याद रखना। एक प्रश्न और पूछा जाता है बहुत सा, यूपी में पूछा, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण है, तो भा, इसको अमानक वर्ण माना गया है। तो दोस्तों याद रखना। एक और बीएड में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ए और जा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा वो होगा जा। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न थे, तो याद रखना। वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। वर्ण यूपी टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था, हाँ यूपी टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण होती है, इसको हम अक्षर भी बोल सकते हैं, अक्षर। घोष वर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? दोस्तों ये भी प्रश्न देख लें आप, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है बताएंगे आप लोग? पा, टा, दा या फा? रिपीट कर रहा हूं मैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? पा, टा, दा या फा? तो दोस्तों याद रखना, घोष वर्ण दा को माना गया है। घोष वर्ण जो माना गया है वो किसको माना गया दोस्तों? दा को माना गया है। महाप्राण व्यंजन, दोस्तों ये भी नोट कर लेना, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्णों को महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। अघोष, अघोष के बारे में भी लिख लो दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फा, सा ये अघोष व्यंजन आपके होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ प्रश्न इसमें से अगर छूटे हैं, कुछ चीज़ें आपकी नहीं हो पाई हैं, तो आगे वाली वीडियो जब है हिंदी का हम वीडियो 2 लेके आएंगे उसमें आपको मैं सारी चीज़ें फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।